बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। मैं सुकून देसी साइकिल का, तुम हड़बड़ी फर्राटा कार की प्रिय। दोस्तों, घर में अक्सर पत्नी की सरकार चलती है। बस किसी किसी पत्नी से सर कार नहीं चलती, और जब चली तो ऐसी चली कि सर और कार समझो दोनों की शामत आ गई। ये तकलीफ सबकी तो नहीं, पर कई पतियों की है। आखिर हुआ क्या, खुद ही सुनिए डॉक्टर सैयद नजरे इमाम के इस हास्य लेख में। मेरी पत्नी ने ड्राइविंग सीखी। वाचन है निधिकांत पांडे का। एक दिन था कि न अपनी गाड़ी थी और न कोई पत्नी। फिर एक ऐसा शुभ दिन आया कि नई नवेली पत्नी आ गई, और वो दिन भी आया जब एक सेकंड हैंड गाड़ी भी मिल गई। अब मैं अपने को खुशकिस्मत कहूं कि गाड़ी भी है और पत्नी भी, या उनको भाग्यवान कहूं कि उनके पास पत्नी तो है लेकिन गाड़ी नहीं, या गाड़ी है तो पत्नी नहीं। हाँ, उन लोगों के क्या कहने जिनको गाड़ी समेत पत्नी मिल जाती है। हाँ, खैर, मैंने जरा अक्लमंदी को राह दी और ले ली एक सेकंड हैंड कार, जो अपने पहले मालिक की मेहरबानियों से अच्छी खासी हालत में थी। गाड़ी आ गई थी, अब उसको चलाना या चलवाना भी था। एक दोस्त से ड्राइवर के लिए कहा तो उनकी राय हुई कि ड्राइवर रखना अच्छा नहीं, खुद ही गाड़ी चलाना सीख लेना चाहिए। बात माकूल थी। एक पड़ोसी ड्राइवर को उस्ताद बनाया और लगा गाड़ी चलाना सीखने। हफ्ता 10 दिन के उलटफेर और उठापटक के बाद सड़क पर गाड़ी चलाने लगा, और 1-2 बार फेल होने के बाद आखिरकार ड्राइविंग लाइसेंस मिल ही गया। मुझसे ज्यादा मेरी श्रीमती जी खुश हुई कि सखियों साथियों से मिलने में आसानी हो गई। दूर दूर के मार्केट जाने की और चीजें खरीद कर बार बार फेरने बदलने की सहूलियत भी हो गई। सबसे ज्यादा तो सिनेमा से वापसी पर रिक्शा वालों से किराया पटाने से जान बच गई। ऑफिस जाने से पहले ही श्रीमती जी का ऑर्डर मिल जाता, आज ऑफिस से जरा जल्दी आ जाइएगा, वकील साहब की वाइफ का बर्थडे है, जाना जरूरी है। यहाँ पर एक बात का जिक्र कर दूं कि जब से कार आ गई थी, अपनी बातों में श्रीमती जी अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगी थी। कभी ऐसा भी होता कि मेरे ऑफिस से वापस आते ही बेगम साहिबा बोल उठती, नवाब साहब की बहन ने कहलवा भेजा है कि अचानक उनकी भाभी पर दिल का दौरा पड़ गया है, चलिए जाकर देख आते हैं। और मुझे अपने दिल का ख्याल किए बगैर उनको अपने पहलू में बिठाकर बेचारी गाड़ी के दिल को भी दुखाना पड़ता। जी हाँ, गाड़ी के भी दिल होता है, पत्नी के दिल से कम कोमल नहीं। ये और बात है कि गाड़ी के दिलो दिमाग को बदला जा सकता है, मगर पत्नी के दिलो दिमाग को अब एक दिन की वारदात सुन लीजिए। ऑफिस से मेरे लौटते ही, अरे आप तो कार लेकर चंपत हो जाते हो, और यहाँ घर में मैं पड़ी पड़ी कुड़ती रहती हूँ। न कहीं जा सकती हूँ, न किसी को देख सकती हूँ, न किसी से मिल सकती हूँ। जब आप मौजूद हो तभी मैं गाड़ी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ड्राइवर आप रखते नहीं है कि उसी को लेकर शॉपिंग वगैरह कराया करूँ। गाड़ी होते हुए भी पैदल या रिक्शा पर जाना पड़ता है। इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि बस बहुत बुरा लगता है। मैंने एक समझदार शौहर की तरह समझाने की कोशिश की और समझाया भी कि बंदी खुदा की, जब कहीं जाने को कहती हो तो मैं खुद तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ। अरे तुम तो खुद सखियों के साथ अंदर गप्पे मारती रहती हो और मुझे ड्राइवर की तरह कभी कभी एक प्याली चाय बाहर भिजवा देती हो। अरे ड्राइवर रखना आसान है क्या? हाँ, एक तरकीब हो सकती है, चाहो तो तुम खुद गाड़ी चलाना सीख लो। इस पर पत्नी जी अचानक मुस्कुरा दी और धीरे से चेहरा करीब लाकर बोली, तो सिखा दीजिए ना। और लीजिए साहब, एक इतवार को चल पड़े हम दोनों एक बड़े मैदान की तरफ। पत्नी ने पति की जगह संभाली और पति ने पत्नी की। सबक शुरू हो गया। स्विच पति ने ऐंठी, सेल्फ पति ने खींचा, पति ने क्लच दबाकर गियर बदला, पत्नी ने एक्सीलेटर दबाया
और गाड़ी चीखी, चिल्लाई, उछली, चली और चलती ही गई। कभी एकदम दाएं, कभी एकदम बाएं, कभी पतिदेव आहिस्ता से स्टीयरिंग घुमाते और कभी पत्नी जी जोर लगाकर स्टीयरिंग मोड़ती। सामने के एक गड्ढे में गाड़ी के अगले चक्के पड़े और गाड़ी बिना ब्रेक के रुक गई। पतिदेव स्टीयरिंग व्हील से टकराए और पत्नी जी एक सीटी जैसी चीख मार कर बेहोश हो गईं। 2-4 मिनट बाद जब उनके होश ठिकाने हुए तो पतिदेव की ठोड़ी से खून निकलता देख उनके होश उड़ गए। झट बोल उठी, ना बाबा ना, मुझसे ना होगा, ये काम मर्दों का ही है। मैंने कहा, अरे बस, हार गई हिम्मत एक ही बार में, आखिर दूसरी औरतें कैसे चला लेती हैं। और फिर ऐसे ही वो हर सबक पर हिम्मत हारती रहीं और मैं दिल बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि ड्राइविंग के तमाम सबक पढ़ा दिए गए। अब वो धीरे धीरे मैदान से सड़क, सड़क से बाजार और घर कार ले जाने और ले आने लगी। गाड़ी की रफ्तार में तेजी भी आती गई। कभी किसी रिक्शे या राहगीर का टकराव हो जाता तो वो भी लेडी ड्राइवर को देखते ही बजाय मुंह बिसोरने के खिल उठता। एक दिन दफ्तर जाने के लिए मैं तैयार हो ही रहा था कि देखा श्रीमती जी पहले से ही तैयार हो चुकी थीं। पूछा, अजी खैर तो है? जवाब मिला, चलिए आज मैं आपको ऑफिस छोड़ाऊं। मैं मुस्कुरा दिया और मुर्दा बदस्त जिंदा की तरह कार में जा बैठा। पत्नी जी ने आन की आन में ऑफिस के गेट के सामने गाड़ी लगा दी। चपरासी और दरबान खड़े देखते रहे और देखते खड़े रहे। मन में लजाते हुए और निहायत ढिठाई से मैं कार से खारिज हुआ और दफ्तर में दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचते ही पता चला कि माथे पर पसीना जमा हुआ है। चंद ही सेकंड बाद ख्याल आया कि वापसी का वक्त क्या होगा। अजी घर पर ना अपना सरकारी फोन है कि श्रीमती जी को खबर कर दूं। इतने में चपरासी ने आकर बताया, हुजूर मेम साहब बोल गई हैं कि शाम को गाड़ी का इंतजार करिएगा। ये सुनकर इत्मीनान की सांस ली और काम में लग गया। शाम के 5 बजे चपरासी से दरियाफ्त किया, गाड़ी आई? तो मालूम हुआ कि नहीं। 6 बज गए, न गाड़ी न पत्नी, किसी का पता नहीं। मजबूरन रिक्शा किया और चला घर की तरफ। अभी कुछ ही दूर गया था कि सामने से अपनी गाड़ी आती नजर आई। मगर ये क्या, अरे इसमें तो बहुत सारी औरतें भरी हैं। खचम खच कार मेरे रिक्शा के करीब आकर रुकी और मेम साहब की आवाज आई, मैं इन लोगों को छोड़कर तुरंत लौटती हूँ, आप यहीं रुके रहिएगा। और मेरा कोई जवाब पाए बिना ही कार शान से निकल गई। मैंने रिक्शा वाले को कुछ पैसे दिए और सड़क के किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर टहलने लगा। दिमाग घर की तरफ खींच रहा था और दिल गाड़ी के लिए रुका जा रहा था। 10 मिनट बीते और फिर 1 घंटा बीत गया। कितनी गाड़ियां पास से गुजर गईं मगर नहीं आई तो अपनी गाड़ी। चलता रहा और मुड़ मुड़ कर देखता रहा, यहां तक कि अपना मकान नजर आने लगा। अब गाड़ी को देखना या पत्नी का इंतजार करना बेकार था, इसीलिए मकान में दाखिल हो गया। अभी अपने कमरे में कदम रखे ही थे कि बाहर कार के रुकने की आवाज आई और फिर चंद सेकंड बाद पत्नी जी सामने थीं। मुठभेड़ होते ही हाँप हाँप कर बोलती गईं और बोल बोल कर हाँपती गईं। अरे कमाल करते हैं आप, हैं? गाड़ी से भी तेज चलते हैं आप। आपको रास्ते भर देखती आई, लेकिन आप हैं कि ये जा वो जा। मुझ में जवाब देने की ताब नहीं थी, फिर भी बोल दिया, वाकई आज ही मुझे भी पता चला कि कार से भी ज्यादा तेज चल सकता हूं मैं। काश की कार खरीदने से पहले ही पता चल जाता। कल से दफ्तर भी पैदल ही जाया आया करूंगा। सुना है पैदल चलना अच्छी वर्जिश है, कम से कम डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं होता। इस पर पत्नी जी ने शायद औरतों की अक्ल से काम लेते हुए बिल्कुल स्टीयरिंग पकड़ने के अंदाज में मेरी गर्दन पर बाहें डाल दी और आंखों में आंखें डालकर बोली, सुनिए ना, उन लोगों ने बेहद जिद की कि चाय पीकर ही वापस जाएं। मैंने लाख मना किया, वो नहीं मानी और देखते ही देखते बस देर हो गई। हाँ, मैंने पूछा, ये थी कौन मेहरबान लोग? आपकी कार में पहुंच कैसे गई? तो जवाब मिला, अरे वो डिप्टी साहब के नाती के मुंडन में गई हुई थी। ये लोग भी शरीक थी। बेचारियों को रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैंने ही कह दिया कि मुझे उधर ही आपके ऑफिस की तरफ जाना है, चलिए आप सबों को छोड़ाऊं।
मेरा पारा न मालूम कैसे चढ़ गया और मेरे मुंह से निकल गया कि अगर आप ऐसे ही लोगों को छोड़ने जाने लगी तो मुझे ऑफिस छोड़ना होगा या फिर आप। बात पूरी भी न होने पाई थी कि पत्नी की आंसुओं वाली थैली फूट पड़ी और सिसकियों और हिचकियों के साज छिड़ गए। भला ऐसा कौन पति होगा जो ऐसे में गुस्से को ब्रेक नहीं लगाएगा। बात आई गई हो गई और फिर दूसरे दिन से कभी मैं कार चलाता और कभी वो। एक इतवार को हम दोनों का मूड आ गया कि छोटे शहर जाकर साथियों और सहेलियों से मिल लिया जाए। कार का दरवाजा खोलकर मैंने मेम साहब को स्टीयरिंग संभालने की दावत दी और खुद घूम कर दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर उनके पहलू में विराजमान हो गया। मेम साहब ने कार स्टार्ट की और लॉन का एक चक्कर लगाते हुए 2-4 टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजरते हुए एक लंबी सीधी सन्नाटी सड़क पर गाड़ी को आजाद छोड़ दिया। इंजन और हवा की मिलीजुली आवाज ने एक ऐसा सुरीला साज छेड़ा कि गाड़ी चलाते चलाते पत्नी जी गुनगुनाने लगी और मैं डैशबोर्ड पर उंगलियों के थाप लगाने लगा। माइलोमीटर की सुई भी किसी नर्तकी की तरह आगे पीछे थिरकने लगी और फिर डायल पर तेजी से बढ़ती गई। बीच बीच में मवेशियों और राहगीरों को हटाने के लिए हॉर्न की आवाज भी इस म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम में भाग लेती रही। उस वक्त गाड़ी में अगर रेडियो भी लगा होता और उस पर किसी बड़े गायक गायिका का गीत भी बज रहा होता तो भी वो मजा नहीं आ सकता था जो इस कुदरती और मशीनी मिलाप से हम दोनों को आ रहा था। गाड़ी चलती दौड़ती रही भागती रही कि अचानक एक मोटी ताजी हट्टी कट्टी भैंस सड़क पार करती नजर आई। ड्राइविंग उसूल के खिलाफ पत्नी जी ने अक्ल से बड़ी भैंस और भैंस से बड़ी गाड़ी को उसके मुंह की तरफ से निकाल लेना चाहा और मेन रोड छोड़कर किनारे की धरती पर गाड़ी मोड़ ली। रफ्तार वही बाकी रही। नतीजा ये हुआ कि मोटी ताजी भैंस से तो गाड़ी बच निकली मगर अचानक मोटे ताजे पेड़ से जा टकराई और उसके बाद मेरी आंखें खुली तो उजले उजले कपड़े पहने फरिश्तों को अपने चारों तरफ खड़ा पाया। हाथ उठाकर सलाम करना चाहा तो दर्द के मारे चीख निकल गई। आकाशवाणी संग्रहालय किसी को धीरे से कान में कहते सुना, घबराइए नहीं, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आपकी पत्नी को भी काफी चोट आई है लेकिन वो भी अच्छी हो जाएंगी। दोबारा आंख खोली और दीदी इधर उधर घुमाकर हकीकत से जानकारी की और ये देखकर जान में जान आई कि शरीर के सारे भाग बिस्तर पर ही मौजूद हैं। पत्नी की हालत को तो सुन ही लिया था। एक नर्स को बुलाकर लजाते हुए पूछा, गाड़ी? तो जवाब मिला, ए, तुम कैसा माफिक हस्बैंड है, वाइफ को छोड़कर गाड़ी का हालत पूछता है। गाड़ी तुम्हारा गाड़ी के अस्पताल में है और सुना है कि उसके बचने का कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे गाड़ी नहीं चलाया जाता है, समझे तुम? मैंने झट कहा, थैंक यू नर्स, थैंक यू वेरी मच। जरा यही खबर मेरी पत्नी तक पहुंचा देना। कार से बढ़ गई हमारे बीच की दूरियां। बड़े अच्छे थे अपने स्कूटर वाले दिन। अभी आपने सुना हास्य लेख मेरी पत्नी ने ड्राइविंग सीखी। लेखक थे डॉक्टर सैयद नजरे इमाम। वाचन स्वर निधिकांत पांडे का। कंपेयर थी रेखा रानी और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।